मेडिकल साइंस में ना जब किसी की हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो बिल्कुल साफ दिख जाती है, मतलब एकदम ब्लैक एंड वाइट। हाँ, डॉक्टर बस उस सफेद रेखा की तरफ इशारा करता है और कह देता है कि देखिए ये रही दिक्कत। बिल्कुल, और उसे कैसे जोड़ना है ये भी बता देता है। सब कुछ बहुत स्पष्ट और सीधा होता है। लेकिन जब हम दुनिया के जलवायु परिवर्तन, वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ना, तो कोई भी एक्सरे मशीन काम नहीं आती। सही कहा आपने। यहाँ हालात बिल्कुल धुंधले और उलझे हुए नजर आते हैं। हाँ, जहाँ कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। और देखिए, मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम इन जटिल समस्याओं के बहुत सीधे और सरल जवाब खोजना चाहते हैं। लेकिन जलवायु और कूटनीति के इस चौराहे पर ना हर एक फैसले के पीछे कई परतें होती हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। बिल्कुल। और आज के हमारी इस गहरी पड़ताल में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम इन्हीं परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। तो मैं बता दूं कि आज हमारे पास रिसर्च पेपर्स, सरकारी डेटा, आर्टिकल्स और कुछ बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक रिपोर्ट्स का एक पूरा स्टैक मौजूद है। और हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। हमें इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझना है। हाँ, तो आज का हमारा मुख्य विषय है 2035 के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसे हम शॉर्ट में एनडीसी कहते हैं। एनडीसी के लक्ष्य हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लक्ष्य, जो सतह पर देखने में शायद बहुत ही छोटे कदम या इंक्रीमेंटल लगे, वास्तव में दुनिया की भू राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक कैसे हैं। ये एक बहुत ही सटीक मिशन है, क्योंकि जब हम इन स्रोतों का विश्लेषण करते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि ये जो आंकड़े हम देखने वाले हैं, ये सिर्फ संयुक्त राष्ट्र को खुश करने के लिए बनाए गए गणित के सवाल नहीं है। हाँ। ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की बहुत ही सोची समझी रक्षात्मक रणनीति का हिस्सा है। मतलब एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। और आक्रामक रणनीति भी है। ये आंकड़े बताते हैं कि जब पूरी दुनिया की राजनीति में भारी उथल-पुथल मची हुई है, तब एक देश अपनी शर्तों पर अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि ये जो एनडीसीज होते हैं ना, ये असल में हर देश का अपना क्लाइमेट प्रोग्रेस कार्ड होता है। हाँ, एक तरह का वादा। बिल्कुल, जो वे पेरिस समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को सौंपते हैं। इसमें देश बताते हैं कि वे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपने स्तर पर क्या-क्या करने वाले हैं। अब भारत ने अपने इन जलवायु लक्ष्यों के लिए मुख्य रूप से 3 पिलर्स या स्तंभ तय किए हैं। सही। और मैं सच बताऊं, जब मैंने नए लक्ष्यों की तुलना जमीनी हकीकत से की, तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आया। मैं तो हैरान रह गई। और वो विरोधाभास भारत की तरक्की की तेज रफ्तार और उसके द्वारा किए जा रहे वादों के बीच का अंतर है ना? बिल्कुल। चलिए पहले स्तंभ की बात करते हैं, उत्सर्जन तीव्रता या इमिशंस इंटेंसिटी। भारत का 2030 के लिए लक्ष्य था कि 2005 के स्तर के मुकाबले इसमें 45% की कमी लाई जाएगी। अब नई डेटा के अनुसार 2035 के लिए इस लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ाकर 47% कर दिया गया है। सुनने में लगता है कि चलो ठीक है, प्रगति हो रही है। हाँ, सुनने में यही लगता है, लेकिन असली कहानी तब समझ आती है जब हम देखते हैं कि 2020 में ही, जी हाँ 20 में ही, भारत 36% का लक्ष्य हासिल कर चुका था। सही कहा। और अगर हम दूसरे स्तंभ यानी गैर जीवाश्म बिजली, नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी की क्षमता पर नजर डालें, तो तस्वीर और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, गैर जीवाश्म बिजली का सीधा सा मतलब है वो बिजली जो कोयले या गैस से नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइड्रो पावर से बनती है। मतलब क्लीन एनर्जी। बिल्कुल। अब भारत का 2030 के लिए लक्ष्य था अपनी कुल बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से पैदा करना। अब 2035 के लिए इसे 60% तय किया गया है। ठीक है। लेकिन असल आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2026 तक ही भारत 52% का आंकड़ा पार कर चुका है। अरे वाह, मतलब 2030 का जो लक्ष्य था वो 4 साल पहले ही हासिल हो गया। बिल्कुल, यही तो बात है। और यही वो बिंदु है जहां मुझे सबसे ज्यादा उलझन होती है। और तीसरा स्तंभ भी यही कहानी दोहराता है, कार्बन सिंक, यानी जंगल और पेड़ लगाकर हवा से कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ाना। इसका पुराना लक्ष्य 2.5 से 3 अरब टन का था, जिसे 2035 के लिए 3.5 से 4 अरब टन कर दिया गया है,
जबकि 2021 तक ही हम 2.3 अरब टन पार कर चुके थे। सही बात है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये मुझे एक मैराथन की याद दिलाता है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही सक्षम मैराथन धावक जो बहुत तेज दौड़ सकता है, वो जानबूझकर अपने लिए ऐसा फिनिश टाइम तय कर रहा है जिसे वो टहलते हुए भी आसानी से हरा दे। बिल्कुल यही बात है। मेरा सवाल यही है कि जब हम आज 2026 में ही 42% गैर जीवाश्म बिजली पैदा कर रहे हैं, तो अगले लगभग एक दशक के बाद यानी 2035 के लिए लक्ष्य सिर्फ 60% ही क्यों रखा गया है? ये तो बहुत ही कम महत्वाकांक्षी लगता है ना? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो कोई कमजोरी नहीं है। अच्छा, बल्कि ये एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक चाल है। देखिए, कूटनीति की भाषा में इसे रणनीतिक रूप से कम वादा करना या इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेटेजिक अंडर प्रॉमिसिंग कहा जाता है। स्ट्रैटेजिक अंडर प्रॉमिसिंग। हाँ, अगर आप आधिकारिक दस्तावेजों और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी CEA के अनुमानों को करीब से देखें तो पता चलता है कि भारत 2035 तक आसानी से 70% गैर जीवाश्म क्षमता तक पहुंच सकता है। 70%? सच में? बिल्कुल। उनके खुद के जो मॉडल्स हैं ना, वे ये दर्शाते हैं कि 70% पूरी तरह से संभव है। लेकिन फिर भी सरकार ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस लक्ष्य को सिर्फ 60% तक सीमित रखने का फैसला किया। लेकिन ऐसा क्यों? जब आप 70% कर सकते हैं तो दुनिया के सामने 60% क्यों बोलना? मतलब क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश नहीं जाएगा कि भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर नहीं है या वो और ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहता? यहीं पर कूटनीति और घरेलू राजनीति का संतुलन काम आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है अपनी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी को सुरक्षित रखना। ऑटोनॉमी? अंतर्राष्ट्रीय संधियों में आप जो भी वादे करते हैं ना, वे एक तरह से बाध्यकारी होने लगते हैं। दुनिया भर की नजरें आप पर होती हैं। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर भारत 70% का वादा कर देता है और कल को कोई वैश्विक आर्थिक संकट आ जाए या कोई नई महामारी आ जाए या फिर घरेलू स्तर पर विकास की गति को तेज करने के लिए अचानक बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? तब वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा और जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी दबाव बनाना शुरू कर देगी, उंगलियां उठेंगी। बिल्कुल। और कोई भी संप्रभु देश ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी घरेलू आर्थिक नीतियां किसी बाहरी दबाव से तय हों। सही बात है। अपनी आधिकारिक प्रतिबद्धता को 60% पर रखकर देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसके पास एक सुरक्षित दायरा या एक बफर मौजूद रहे। अच्छा, तो ये एक बफर है। हाँ, ये इस बात की गारंटी है कि कोई भी बाहरी ताकत या अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत के अपने औद्योगिक विकास की गति पर ब्रेक ना लगा सके। वे दुनिया से साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए, हम ये न्यूनतम लक्ष्य तो हासिल करेंगे ही, लेकिन इसके ऊपर हम जो भी करेंगे वो हमारी मर्जी और हमारी सुविधानुसार होगा। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। एक तरह से ये अपनी अर्थव्यवस्था को भविष्य के किसी भी शॉक या झटके से बचाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल। और सच कहूं तो ये बफर रखने की जरूरत कोई हवा में से पैदा नहीं हुई है। बाहर दुनिया में इस वक्त जो उथल पुथल मची है ना, उसे देखते हुए बहुत ही तार्किक कदम लगता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए थोड़ा भू राजनीतिक शतरंज या जियोपॉलिटिकल चेस की बात करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास मौजूद जो कूटनीतिक रिपोर्ट्स हैं, उनमें अमेरिका में हुए हालिया नेतृत्व परिवर्तन का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। द ट्रम्प फैक्टर। हाँ, द ट्रम्प फैक्टर। डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा चुने जाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का झुकाव एक बार फिर वापस जीवाश्मी ईंधन यानी तेल, गैस और कोयले की ओर हो रहा है। उनकी नीतियां बदल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो पूरी दुनिया की जलवायु रणनीतियों पर सीधा असर डालता है। अमेरिका ऐतिहासिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब पश्चिमी दुनिया के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पीछे हट रहे हैं या अपनी दिशा बिल्कुल ही बदल रहे हैं, तो ऐसे समय में भारत का ये 60% का लक्ष्य, जो भले ही कागज पर कम लगे लेकिन बहुत स्थिर है, क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह के एंकर या लंगर का काम कर रहा है? क्या भारत जानबूझकर एक स्थिरता का संदेश दे रहा है? बिना किसी का पक्ष लिए मैं बस इस स्थिति को समझना चाह रही हूँ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है।
और मैं साफ कर दूं कि ये किसी देश की आंतरिक राजनीति का समर्थन या विरोध करने का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ये शुद्ध कूटनीतिक यथार्थ है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो एक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा मार्ग या क्लीन एनर्जी पाथवे बना था, वो बड़े विकसित देशों की नीतियों में बदलाव से बुरी तरह डगमगा जाता है। जाहिर है। जब कोई महाशक्ति अपने कदम पीछे खींचती है तो विकासशील देशों के लिए भी ये एक बहुत आसान बहाना बन जाता है कि वे भी अपने वादों से मुकर जाएं। हाँ, वे कह सकते हैं कि जब बड़े देश कुछ नहीं कर रहे तो हम क्यों अपनी अर्थव्यवस्था पर बोझ डालें। बिल्कुल, वो आसानी से कह सकते हैं। तो ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हो सकता है ना, जहां एक के बाद एक सब पीछे हटने लगे। ठीक, यही बात है, लेकिन भारत ने वो रास्ता नहीं चुना। ऐसे अस्थिर और अनिश्चित माहौल में भारत का अपने मार्ग पर डटे रहना और नए यथार्थवादी लक्ष्यों की घोषणा करना वैश्विक मंच पर सचमुच एक एंकर का काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को, निवेशकों को और स्वच्छ ऊर्जा के बाजार को ये संकेत देता है कि राजनीतिक उथल-पुथल चाहे जितनी भी हो, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हरित ऊर्जा की ओर अपना संक्रमण जारी रखेगी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये क्लाइमेट लीडरशिप का एक बहुत ही व्यवहारिक रूप है, मतलब बिना शोर मचाए स्थिरता बनाए रखना। तो अगर भारत वैश्विक स्थिरता का एंकर है, अगर वो वास्तव में 70% तक जा सकता है और वो अपनी जिम्मेदारी भी समझता है, तो फिर वो खुलकर दुनिया के सामने और बड़े लक्ष्य क्यों नहीं तय कर रहा? मतलब हमने ऑटोनॉमी की बात की, कूटनीति की बात की, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है जिसे हम अभी तक नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो है पैसा। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां जलवायु को लेकर सारा का सारा आदर्शवाद जमीनी यथार्थवाद से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। एकदम सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें अजरबैजान में हुए COP29 सम्मेलन को लेकर हुई भारी निराशा का बहुत विस्तार से जिक्र है। श्रोताओं को बता दें कि COP या कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर होने वाला सबसे बड़ा वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है, जहां देश मिलकर रणनीतियां और बजट तय करते हैं। जी। अब इस सम्मेलन में जो आंकड़े सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। भारत सहित विकासशील देशों ने मिलकर ये मांग की थी कि उन्हें कोयले से सौर या पवन ऊर्जा की तरफ जाने के लिए, मतलब इस पूरे ऊर्जा संक्रमण के लिए, हाँ, इस पूरे एनर्जी ट्रांजिशन के लिए सालाना $1.3 ट्रिलियन के जलवायु वित्त या क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर। और हफ्तों की माथापची और लंबी वार्ताओं के बाद विकसित देश कितने पर सहमत हुए? केवल $300 बिलियन पर। यह तो विकासशील देशों की मांग का 1/4 हिस्सा भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये $300 बिलियन भी कोई ग्रांट या मुफ्त का पैसा नहीं है। अच्छा। जी हाँ, इसमें कई तरह के लोन और निजी निवेश शामिल हैं, जिन पर बाद में ब्याज देना होगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? भारत का तो स्पष्ट तर्क यही है कि जब तक पर्याप्त, कम लागत वाला और दीर्घकालिक वित्त पोषण नहीं मिलता, तब तक वो अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य कैसे तय कर सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ मैं थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर विकसित देश पैसा नहीं देंगे तो ये सारे जलवायु लक्ष्य सिर्फ कागजी बातें बनकर रह जाएंगे? क्या बिना वैश्विक वित्त के भारत कुछ नहीं कर पाएगा? देखिए, इस सवाल से आर्थिक यथार्थवाद या इकोनॉमिक रियलिज्म का एक बहुत ही जरूरी पहलू सामने आता है। वो कैसे? हमें भारत की वर्तमान स्थिति और उसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझना होगा। विकसित देश आज इसलिए पूर्ण रूप से कार्बन कटौती की बात कर सकते हैं क्योंकि वे अपना औद्योगिकरण दशकों पहले ही पूरा कर चुके हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन चुका है। बिल्कुल, उनके पुल, शहर, हाईवे और विशाल बुनियादी ढांचा बन चुका है, और ये सब उन्होंने तब बनाया जब कोयले और तेल पर कोई रोक टोक नहीं थी। उन्होंने पर्यावरण में पहले ही अपना हिस्सा कार्बन भर दिया है। सही बात है। और भारत के सामने चुनौती बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, भारत अभी भी एक विकासशील देश है। उसे अभी करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, नए उद्योग लगाने हैं, पक्के घर बनाने हैं और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। अब इन सब कामों के लिए, चाहे वो सीमेंट बनाना हो, स्टील का उत्पादन हो या कारखाने चलाना हो, ऊर्जा की भारी खपत तो होगी ही। जाहिर है। अपने देश के विकास को पूरी तरह से रोक देना। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब अगर उत्सर्जन बढ़ेगा ही तो हम पर्यावरण को कैसे बचा रहे हैं? इसीलिए भारत ने पूर्ण कटौती की बजाय एक बहुत ही स्मार्ट बीच का रास्ता चुना है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी ना,
उत्सर्जन तीव्रता में कमी। emissions intensity reduction। हाँ, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री चला रही हैं। ठीक है। पहले आप 1 लाख रुपए का सामान बनाने के लिए 100 किलो कार्बन धुआं निकालती थी। अब आपकी फैक्ट्री बड़ी हो रही है, आप 10 लाख रुपए का सामान बना रही हैं, तो कुल धुआं तो बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन नई तकनीक लगाकर आप ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अब प्रति 1 लाख रुपए के सामान पर 100 किलो नहीं, बल्कि सिर्फ 50 किलो कार्बन निकले। अच्छा, मतलब अर्थव्यवस्था का आकार तो बढ़ेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के हर एक रुपए के विकास के पीछे जो कार्बन निकलता था, उसकी मात्रा कम की जाएगी। एकदम सही। इसे ही अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास को कार्बन उत्सर्जन से अलग करना या डीकपलिंग कहते हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस डीकपलिंग या संक्रमण के लिए हवा में से तकनीक नहीं आती है। इसके लिए नए सोलर पार्क बनाने होंगे, पूरे देश के पावर ग्रिड को अपग्रेड करना होगा, बैटरी स्टोरेज में भारी निवेश करना होगा, और इन सब में खरबों रुपए लगते हैं। हाँ, बहुत बड़ा खर्चा है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जगह सिर्फ 300 बिलियन डॉलर का अधूरा वादा किया जाता है ना, तो भारत के लिए अपनी क्षमता से अधिक का वादा करना एक तरह की आर्थिक आत्महत्या के समान होगा। पैसा नहीं होगा तो तकनीक नहीं आएगी, और बिना तकनीक के बड़े बड़े वादे करना बेमानी है। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि भारत के लक्ष्य इतने नपे तुले और यथार्थवादी क्यों हैं। लेकिन देखिए, यहाँ से बातचीत एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अच्छा। हाँ, अगर पैसा भी पर्याप्त नहीं आ रहा है और विकसित देश भी अपने वादों से पीछे हट रहे हैं, तो फिर भारत नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल्स की ओर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? हमने देखा कि 2030 का लक्ष्य 26 में ही पूरा हो गया। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है, तो इतनी जल्दी क्या है? क्या ये सिर्फ पर्यावरण को बचाने की एक नेक नियत है? देखिए, अगर कोई इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। अगर मैं अपनी एक और एनालॉजी इस्तेमाल करूं, जी बताइए, तो ये केवल बारिश से बचने के लिए एक छाता खरीदने के बारे में नहीं है। मतलब ये सिर्फ पर्यावरणवाद नहीं है, ये असल में अपने घर की छत को कंक्रीट से मजबूत करने के बारे में है। क्योंकि तूफान तो पहले ही आ चुका है और बाहर खड़े रहने में जान का खतरा है। आपकी ये एनालॉजी स्थिति की गंभीरता को बहुत सटीक ढंग से बयां करती है। अगर हम सिर्फ कूटनीति से हटकर जमीनी हकीकत को देखें ना, तो स्पष्ट होता है कि भारत का नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ये जो भारी बदलाव है, वो केवल ग्रीन या पर्यावरण प्रेमी दिखने के लिए नहीं है। ये ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है। ये अपने देश को बाहरी झटकों से बचाने की एक बहुत ही आक्रामक रणनीति है। मतलब ये पर्यावरण से ज्यादा अर्थशास्त्र और सुरक्षा का मुद्दा है। बिल्कुल। आज के समय में जीवाश्म ईंधन, खासकर कच्चा तेल और गैस, इनकी कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं। आप जानती हैं, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। जी, बाहर से मंगाता है। अब आप भू राजनीतिक जोखिमों को देखिए। दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध छिड़ता है, चाहे वो यूरोप में हो या मध्य पूर्व में, या व्यापारिक जलडमरू मध्य जैसे लाल सागर में जहाजों पर कोई हमला होता है, तो सीधा असर यहाँ पड़ता है। हाँ, तो भारत में रातों रात पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और ऊर्जा महंगी होने का सीधा असर महंगाई पे पड़ता है। हर चीज, मतलब सब्जी से लेकर फैक्ट्री के सामान तक, सब महंगी हो जाती है। सही कहा आपने। लेकिन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरज की रोशनी और हवा का आयात हमें किसी दूसरे देश से नहीं करना पड़ता। हाँ, ये तो मुफ्त है। और कोई भी बाहरी देश सूरज की रोशनी पर नाकाबंदी नहीं लगा सकता। ये देश के भीतर हमारे अपने संसाधनों से पैदा होती है। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ये जो तेजी से कदम उठाया गया है ना, असल में ये अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विदेशी तेल कंपनियों के एकाधिकार से खुद को आजाद करने की कोशिश है। बहुत खूब। ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना अब केवल एक नारा नहीं रह गया है। ऊर्जा सुरक्षा अब सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। हाँ, इसके जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का उल्लेख इन स्रोतों में मिलता है। उम्मीद जताई जा रही है कि जब भारत औपचारिक रूप से अपना एनडीसी संयुक्त राष्ट्र को सौंपेगा, तो उसमें शमन यानी मिटिगेशन के साथ साथ अनुकूलन या अडेप्टेशन पर भी बहुत भारी जोर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है, जिसे अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा। अभी तक पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ शमन या मिटिगेशन पर रहा है, मतलब कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, सोलर पैनल कैसे लगाए जाएं। लेकिन अनुकूलन अब उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है।
बल्कि विकासशील देशों के लिए तो ये पहली प्राथमिकता है। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अनुकूलन या अडेप्टेशन का जमीनी स्तर पर आखिर क्या मतलब है? देखिए, अनुकूलन का सीधा सा मतलब है जलवायु परिवर्तन के उन भौतिक प्रभावों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना जिन्हें अब किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। कार्बन उत्सर्जन आज शून्य भी हो जाए ना, तो भी जो नुकसान हो चुका है उसके परिणाम हमें भुगतने होंगे। मतलब डैमेज इज डन। बिल्कुल। जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तो मुंबई या चेन्नई जैसे तटीय शहरों को बचाने के लिए समुद्री दीवारें या सी वॉल्स बनाना, अत्यधिक गर्मी या हीट वेव्स अब आम हो गई हैं तो शहरों के बुनियादी ढांचे और अस्पतालों को उसके अनुसार तैयार करना। मौसम के अनियमित होने से सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है तो अपने किसानों के लिए ऐसी फसलें विकसित करना जो कम पानी या अत्यधिक बारिश में भी जीवित रह सकें। शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को ऐसा बनाना कि वो अचानक होने वाली भारी बारिश को झेल सकें। अच्छा, मतलब भारत समझ चुका है कि दुनिया भले ही कार्बन कम करने पर बहस करती रहे और फंड देने में देरी करे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के जो विनाशकारी परिणाम भारत को झेलने हैं वे अब भविष्य की बात नहीं रहे, वे अभी से शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सही। इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था, खेती और करोड़ों की आबादी को उन झटकों के अनुकूल बनाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जिंदा रहने की जरूरत है। एकदम सही कहा आपने। और इस अनुकूलन प्रक्रिया के लिए भी भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण नहीं आता, भारत को अपने ही संसाधनों से ये सब करना होगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था पर एक अतिरिक्त दबाव डालता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और इन तमाम आंकड़ों के मुख्य निष्कर्षों को समेटें, तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो किसी आदर्शवादी पर्यावरण घोषणा पत्र की नहीं, बल्कि बहुत ही व्यवहारिक और यथार्थवादी कूटनीति की है। भारत के ये 2035 के लक्ष्य, चाहे वो 47% उत्सर्जन तीव्रता में कमी हो या 60% गैर जीवाश्म बिजली का लक्ष्य, ये केवल संयुक्त राष्ट्र के किसी रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए नहीं बनाए गए हैं। बिल्कुल नहीं। ये लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने, विकसित देशों पर अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने और वित्त पोषण का दबाव बनाए रखने की एक रणनीति है। सही बात है। ये रणनीतिक यथार्थवाद और सबसे बढ़कर अपनी ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत ही सोची समझी रूपरेखा है। भारत दुनिया को ये स्पष्ट कर रहा है कि वो हरित ऊर्जा की दिशा में पूरी गंभीरता से आगे बढ़ेगा, लेकिन वो किसी भी बाहरी दबाव या खोखले वादों के चक्कर में आकर अपने लाखों नागरिकों के आर्थिक विकास की बलि नहीं चढ़ाएगा। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। ये पूरी तरह से एक संतुलन का खेल है। एक तरफ घरेलू विकास और गरीबी उन्मूलन की सख्त जरूरतें हैं और दूसरी तरफ एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक होने का दायित्व है। और मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक उथल-पुथल, धन की कमी और अनिश्चितता के बीच भारत ने जो ये रणनीतिक सावधानी का रास्ता चुना है ना, वो इस समय सबसे सुरक्षित और तार्किक कदम नजर आता है। और इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। जी। लेकिन जाने से पहले हमारे पास मौजूद इन स्रोतों से निकली इस पूरी तस्वीर के आधार पर मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। शुरुआत में हमने उस मेडिकल एक्सरे की बात की थी जो एक साफ तस्वीर दिखाता है, और हमने देखा कि कैसे वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल है। बिल्कुल। हमने ये भी समझ लिया कि कैसे भारत बाहरी दबाव से बचने और वैश्विक वित्त की कमी के कारण जानबूझकर अपने लक्ष्यों को अपनी असली क्षमता से कम आंक रहा है। कूटनीतिक और आर्थिक नजरिए से ये एक बेहतरीन और तार्किक बचाव है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें, जलवायु परिवर्तन के जो विनाशकारी प्रभाव है, जैसे भयानक बाढ़, जानलेवा लू, पिघलते ग्लेशियर और लगातार आते चक्रवात, वे इन सभी कूटनीतिक वार्ताओं और रणनीतिक लक्ष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। सही कहा है। यदि विकसित देशों से वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जरूरी वित्त पोषण 2035 तक भी नहीं आता है, तो क्या विकासशील देशों की यह रणनीतिक सावधानी, भले ही वो आज कितनी भी तार्किक और जरूरी क्यों ना लगे, आगे चलकर उनके अपने ही भविष्य और अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं बन जाएगी? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। बीमारी तो बहुत तेजी से फैल रही है, और विडंबना देखिए कि दुनिया अभी भी डॉक्टर की फीस पर मोल भाव कर रही है। ये एक ऐसा गहरा विरोधाभास है जिस पर हम सभी को